दोस्तों, अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा, नीचे दिए गए लिंक से पार्ट 1 देख आइए। अब जिन्होंने पार्ट 1 देख लिया है, उनके लिए एक छोटा-सा रिकैप। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि कैसे एक लड़की मेरी रूममेट बनकर आई और वो कोई और नहीं, बल्कि मेरी स्कूल की कोल्ड क्वीन थी। लेकिन एक राज था, मैं उसकी इनर थॉट्स सुन सकता था और मुझे पता चल गया कि वो मुझसे प्यार करती है। मैंने सोचा कि मैं ये राज उससे छुपा कर रखूंगा और चुपके से उसकी हर दिल की बात सुनता रहूंगा, बिना उसे कुछ बताए। तो दोस्तों, अब जब उसे नहीं पता कि मुझे उसका सबसे बड़ा राज पता है, तो आगे क्या होगा? क्या मैं उसे कभी बता पाऊंगा कि मुझे उसकी हर बात सुनाई देती है? क्या ये राज हमेशा राज ही रहेगा या कोई ऐसा मोड़ आएगा जहां सब कुछ सामने आ जाएगा? आज के पार्ट 2 में हम इसी सवाल का जवाब जानने वाले हैं, तो बने रहिए आखिर तक। मैंने बोर्ड पर सवाल हल करना शुरू किया। मैंने समझाया कि जब धातु की छड़ समान गति से चल रही हो, तो पहले अधिकतम वेग की स्थिति में बलों का संतुलन देखना चाहिए। सीधे संख्याएं डालने की जरूरत नहीं है। पहले विद्युत धारा और संधारित्र के बीच संबंध समझना होगा। लिन छिंगशुए मेरी लिखावट को देख रही थी। उसे मेरे लिखे हर अक्षर समझ में आ रहा था, लेकिन सारे अक्षर मिलकर उसे किसी दूसरी ही भाषा जैसे लग रहे थे। वह सोचने लगी कि मैं इतना अच्छा कैसे हूँ। फिर उसके मन में आया कि वो तो ये सवाल गलत कर चुकी थी और चाहती थी कि मैं उसे भी पढ़ाऊं। मैंने उसके मन की बात सुन ली और मन ही मन कहा, अगर चाहती हो कि मैं पढ़ाऊं, तो सीधे बोल दो। अंदर ही अंदर इतनी बातें क्यों करती हो? मैंने बोर्ड पर आगे हल किया और कहा कि पहला और दूसरा भाग मुख्य रूप से विद्युत और संधारित्र के सूत्रों तथा बलों के संतुलन पर आधारित है। तीसरे भाग में ऊर्जा संरक्षण और क्रिटिकल स्टेट महत्वपूर्ण है, इसलिए सीधे उत्तर मत उतारना। शिक्षक ने मेरे समाधान को देखकर कहा कि मेरा तरीका बिल्कुल सही है। चरण छोटे और साफ हैं और कई जगह तो मानक उत्तर से भी बेहतर हैं। उन्होंने कहा, सुझो, तुम्हारा ये स्तर देखकर लगता है कि तुम परीक्षा में अच्छा कर सकते हो। मैंने जवाब दिया, धन्यवाद शिक्षक, मैं मेहनत करूंगा। लिन छिंगशुए अंदर से खुशी से झूम उठी। वो सोच रही थी, मेरा छोटा झोझो कितना शानदार है। कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है कि उसका होमवर्क भी सुंदर लगे? शिक्षक ने भी कहा, अगर किसी को समझ नहीं आया है तो क्लास के बाद सूझो से पूछ लेना। लिन छिंगशुए ने सोचा, क्या मैं जानबूझकर अनजान बनकर उससे सवाल पूछूं? लेकिन अगर वो मुझे बेवकूफ समझे तो? फिर उसने खुद को समझाया, अगर मैं पूछूंगी तो वो जरूर समझाएगा। इसलिए उसने तय कर लिया कि वो मेरे पास जाएगी। जैसे ही क्लास खत्म हुई, उसने कहा, मुझे आखिरी बड़ा सवाल फिर से समझा दो। लेकिन तभी दूसरे छात्र भी मेरे पास सवाल लेकर आ गए। किसी ने कहा, अगर तुम मुझे समझा दो तो लंच में खिलाऊंगा। दूसरे ने कहा, मैं भी समझना चाहता हूँ, मैं कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा। लिन छिंगशुए पीछे रह गई और सोचने लगी कि आखिर मैं इतना लोकप्रिय क्यों हूँ। वो चाहती थी कि वो आगे आए, लेकिन भीड़ के बीच घुसना उसे ठीक नहीं लग रहा था। फिर उसने सोचा कि रात में मुझसे पूछ सकती है, लेकिन उस समय सवाल पूछना और भी मुश्किल लगेगा। उसने खुद को समझाया कि आखिर भौतिकी का सवाल पूछना इतना मुश्किल भी क्या है। जब वो आखिर मेरे पास आई, मैंने समझाया, यहाँ पहले संख्या मत डालो, अधिकतम गति की स्थिति में पहले बलों का संतुलन देखो। उसने पूछा, ओह, तो यहाँ सीधे ऊर्जा संरक्षण नहीं लगाना है? मैंने कहा, हाँ, पहले क्रिटिकल कंडीशन ढूंढो। वो मन ही मन खुश हो गई कि मैं सवाल समझाते समय भी इतना धैर्य रखता हूँ। फिर उसने कहा, समझ गई। मैंने पूछा, सच में? उसने कहा, हाँ, समझ गई, लेकिन पूरी तरह नहीं। मैंने उसे कहा कि खुद थोड़ा सोचो और उसने तय किया कि अब उसे सवाल अच्छी तरह समझना ही होगा। मेरी नज़र उससे टकराई। क्लासरूम के आधे हिस्से को पार करती हुई हमारी नज़रें हवा में सीधे टकराईं। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर सोचा कि शायद स्कूल से निकलने के बाद मैं उसके साथ चल सकता हूँ। तभी चूशेंग ने पूछा, झो भाई, आज तुम कैंटीन नहीं जा रहे? मैंने कहा, तुम पहले जाओ। उसने तुरंत शक किया और पूछा कि क्या मामला है। मैंने उसे वहां से जाने को कहा। वो बोला कि अगर मैं अभी नहीं गया तो वो मेरे लिए खाना नहीं बचाएगा। फिर वो चला गया। मैंने सोचा कि लिन छिंगशुए अभी भी मुझे देख रही है। क्या वो मेरा इंतजार कर रही है? उसके मन में जवाब था, छोटे बेवकूफ, जाहिर है मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। लेकिन तभी बाहर फिर वही कार आ गई जो रोज लिन छिंगशुए को लेने आती थी। मैंने सोचा, रोज कार से आना जाना, यही तो असली अमीर जिंदगी है। लिन छिंगशुए चाहती थी कि आज वो मेरे साथ घर जाए। उसे लगा कि अगर हम सिर्फ स्कूल के गेट तक भी साथ चलें तो उसका दिन बन जाएगा। लेकिन तभी ड्राइवर ने कहा, मैडम, कार में बैठिए। वो तुरंत बोली, वांग अंकल, मैंने कहा था ना कि मुझे लेने मत आया करो। मैं सुझो के साथ घर जाना चाहती हूँ। ड्राइवर ने समझाया कि उसके पिता ने आज फिर पूछा था कि उसे स्कूल लाने ले जाने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। लिन छिंगशुए समझ गई कि शायद कार में ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है और अब ड्राइवर को रोज उसे लाना पड़ेगा। वो परेशान हो गई। उसे डर था कि आज ही ऐसा क्यों हुआ। कहीं मैं ये न सोचूं कि वो मेरे साथ घर नहीं जाना चाहती। ड्राइवर ने भी मन ही मन अंदाजा लगाया कि शायद मैडम की जिंदगी में कोई पसंदीदा व्यक्ति आ गया है। रोज इतनी महंगी कार से आना जाना और फिर ये कहना कि किराए का घर इसलिए लिया क्योंकि घर से स्कूल दूर है। ये सब सामान्य नहीं था। इसी बीच मैं बाहर खड़ा था। चू शेंग ने मुझे देखकर पूछा, अरे सुझो, तुम अभी तक घर नहीं गए? किसी जूनियर लड़की का इंतजार कर रहे हो?
मैंने उसकी बात नज़रअंदाज की कि आज उसने भौतिकी का सवाल ठीक से नहीं समझा। मैंने पूछा, जब मैंने पूरी क्लास को समझाया था, तब तुमने नहीं सुना था? उसने कहा, सुना था, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग थे और मुझे धक्का मुक्की में सांस लेने तक की जगह नहीं मिली। मैंने फिर से बोर्ड वाला तरीका समझाना शुरू किया। पहले सवाल में संख्या मत डालो, पहले क्रिटिकल स्टेट देखो। उसने पूछा, लेकिन यहाँ ऊर्जा संरक्षण क्यों नहीं? मैंने कहा, क्योंकि पहले बलों का संतुलन देखना होगा। उसने पूछा, और संतुलन क्यों? मैंने जवाब दिया, क्योंकि यहाँ अधिकतम वेग है। इस बार वो सच में समझ गई। फिर मैंने उससे कहा, अब खुद से करके देखो। वो सोच रही थी कि मैं उसे कितने ध्यान से पढ़ाता हूँ, लेकिन उसी समय मैंने कहा कि मुझे घर जाना है, क्योंकि मुझे लिन छिंगशुए को पढ़ाना भी है। चू शेंग वहीं रुक गया। उसने पूछा, घर? लिन छिंगशुए को घर? मैंने कहा कि हाँ। उसने हैरानी से पूछा, तुम दोनों कब से घर शब्द एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करने लगे? तब मुझे याद आया कि मैंने उसे अभी तक बताया ही नहीं था। मैंने कहा, कल रात लिन छिंगशुए मेरे किराए वाले घर में रहने आ गई। अब वो मेरे साथ उस घर को शेयर करती है। चू शेंग का मुंह खुला रह गया। उसने कहा, असंभव, बिल्कुल असंभव। तुम सवाल पढ़ाते पढ़ाते पागल हो गए हो क्या? उसने तर्क दिया कि लिन छिंगशुए तो बड़े आलीशान घर में रहने वाली लड़की है और मेरे 500 किराए वाले छोटे से इलाके में आकर रहना उसके लिए बिल्कुल सामान्य नहीं है। मैंने कहा, तुम खुद मान रहे हो कि यह असामान्य है, लेकिन यही सच है। चू शेंग ने कहा, अगर तुम सच में लिन छिंगशुए के साथ रह रहे हो तो मैं कल क्लास में उल्टा खड़ा होकर आऊंगा। मैंने कहा, अपनी बात याद रखना। फिर मैंने उसे बताया कि शिक्षक ने होमवर्क दिया है और मैं रात को इसी तरह का एक और सवाल दूंगा। मैंने चू शेंग से कहा कि अगर वो कल इसे हल नहीं कर पाया तो मैं उसे अपना अच्छा दोस्त नहीं मानूंगा। वो बोला, तुम सच में बहुत क्रूर हो। मैंने कहा, कम से कम अब तुम्हारे अंदर थोड़ी इंसानियत तो है। उधर घर पर लिन छिंगशुए मेरा इंतजार कर रही थी। उसे चिंता होने लगी कि मुझे लौटने में आधा घंटा क्यों लग गया। वह सोच रही थी कि काश उसने मुझे वांग अंकल की कार में साथ आने को कहा होता। उसने मन ही मन तय किया, कल जरूर छोटे झोझो को साथ लेकर आऊंगी। फिर उसे डर लगा कि कहीं मेरे साथ कुछ हो तो नहीं गया। कार ने टक्कर मार दी, किसी बदमाश ने रोक लिया। तभी दरवाजा खुला। मैं वापस आ गया। उसे देखते ही वो लगभग दौड़कर मेरे पास आई। उसने कहा, सुझोऊ, तुम्हें पता है मैं कितनी चिंतित थी, जल्दी बताओ, तुम कहाँ गए थे? मैंने कहा, तुम्हारे जाने के बाद मैंने चू शेंग को भौतिकी का सवाल समझाया, इसलिए देर हो गई। वह अंदर से बेहद खुश हुई कि मैंने खुद उसे बताया कि मैं कहाँ था। फिर अचानक उसने शरारत से कहा, छोटे झोझोऊ, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हें इनाम में बताऊं कि मैं काली स्टॉकिंग पहन रही हूँ? मैंने उसकी बात अनसुनी करके पूछा, वैसे आज की भौतिकी की समस्या समझ में आई? उसने कहा, थोड़ी सी नहीं समझ आई। मैंने कहा, आओ, मैं एक बार फिर समझाता हूँ। वो तुरंत खुश हो गई। उसने कहा, ठीक है, मैं पेपर लेकर आती हूँ। फिर उसने उत्साह से कहा, मैं तुम्हारे पास बैठूं? मैंने कहा, बैठो। उसने खुशी से कहा, धन्यवाद, छोटे झोझो। मैं आ गई। मैंने उसे देखते हुए खुद को समझाया कि अब सिर्फ सवाल पर ध्यान देना है। मैंने कहा, आज ये सवाल मैं 3 बार समझा चुका हूँ, ये चौथी बार है। मुझे तो अब पूरा याद हो गया है। फिर मैंने दोबारा समझाना शुरू किया। पहले सवाल में सीधे फॉर्मूला मत लगाओ, पहले क्रिटिकल स्टेट ढूंढो। यहाँ वस्तु ठीक उस स्थिति में है जहाँ वो बाहर नहीं फिसलती। मैंने उससे पूछा, यहाँ तक समझ आया? उसने कहा, यहाँ स्पीड का संबंध है। पहले मैं इसे मिस कर गई थी। मैंने कहा, तुम्हें सवाल नहीं आता, ऐसा नहीं है, बस सवाल ने तुम्हें उलझा दिया। वो अंदर से खुश हो गई कि मैंने उसे बेवकूफ़ नहीं समझा। मैंने कहा, अब आगे तुम खुद निकालो। उसने हल किया और इस बार सही आया। वो मुझे देखते हुए मन ही मन सोच रही थी कि जब मैं मुस्कुराता हूं तो कितना अच्छा लगता हूं। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, कुछ नहीं, अब समझ आ गया। फिर मैंने कहा, रुको, मैं तुम्हें इसी तरह का एक और सवाल देता हूं। कल स्कूल में चेक करूंगा। उसने मजाक में कहा। छोटे झोझो, तुम इतने सख्त क्यों हो? लेकिन अंदर से वो मेरे सख्त होने पर भी खुश थी। फिर उसने धीरे से कहा, असल में मैं तुम्हारे साथ बैठकर होमवर्क करना चाहती हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा। उसने खुद को समझाया कि एक दिन ये मौका ज़रूर मिलेगा। मैंने सोचा कि वो फिर कोई नया प्लान बना रही है। मैंने कहा, कोई भी सवाल छोड़ना मत। मैंने उसे नया सवाल दिया और कहा, इसे पूरा करने के बाद कल मैं चेक करूंगा। उसने कहा, ठीक है। फिर उसने उठते हुए कहा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मैंने पूछा, और कुछ है? उसने कहा, हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ी देर और रुको। मैंने कहा, कमरे में जाकर सवाल हल करो। लेकिन उसके मन में भविष्य की तस्वीर बनने लगी। वो सोच रही थी कि अगर वो मेरे साथ उसी विश्वविद्यालय में पढ़े तो शायद उसकी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। पहले उसे पता नहीं था कि उसे कहाँ जाना है, लेकिन अब उसके सामने लक्ष्य था। उसने मन ही मन कहा, सुझो ने अभी जो समझाया वो सच में बहुत आसान था। फिर उसने सोचा कि मुझे इनाम में सीधे घर में खूबसूरत स्टॉकिंग पहनकर दिखाना शायद ठीक नहीं होगा। वो उलझने लगी कि मुझे आखिर किस तरह का इनाम पसंद होगा। उसने सोचा,
काश मैं उसके पेट के अंदर रहने वाली छोटी सी कीड़ा बन जाऊं, ताकि मुझे पता रहे कि वो क्या चाहता है। लेकिन तभी उसने खुद को परीक्षा की याद दिलाई। उसे पता था कि परीक्षा सिर पर है और सिर्फ मेरे मन की आवाज़ सुनना काफ़ी नहीं होगा। अगर उसे मेरे बराबर खड़ा होना है तो उसे खुद भी मेहनत करनी होगी। रात हो गई। मैंने कहा, अब नहाकर सो जाना। वह पूछ बैठी, छोटे रूममेट, तुम नहाने जा रहे हो? उसे छोटा रूममेट कहकर बुलाना अच्छा लग रहा था। उसने कहा, हाँ, कल नहीं नहाया था, पहले तुम जाओ। फिर शरारत से उसने सोचा, क्या छोटे झोझो मेरे साथ नहाएंगे? मैंने तुरंत कहा, रुको, गलत दिशा में मत सोचो। मैंने समझाया कि मैंने कल नहाया था, इसलिए वो पहले नहा ले और बाद में मैं तैयार हो जाऊंगा। वो सोचने लगी कि मैं कितना बेफिक्र हूँ। फिर उसने खुद को समझाया कि शांत रहो, वो सिर्फ तुम्हें नहाने के लिए बुलाने आई है। मैंने कहा, तुम जाकर नहा सकती हो। फिर मैंने पूछा, वैसे हेयर ड्रायर लाई हो? उसने कहा, हाँ। वो मेरे कमरे में गई और अंदर देखकर चौंक गई। वाह, छोटे झो का कमरा कितना साफ है। उसकी नज़र मेरे तकिए के पास पड़ी। उसने मन में सोचा कि कहीं वहां कुछ ऐसा तो नहीं रखा जिसे वो देख सके। मैंने कहा, वो नाक पोंछने वाला टिश्यू है, तुम ले लो, इस्तेमाल करने के बाद लिविंग रूम में रख देना। उसने कहा, हाँ, धन्यवाद। लेकिन मन में वो चाहती थी कि मैं उसके बाल खुद सुखाऊं। थोड़ी देर बाद वो बाहर आई और बोली कि मेरा नहाना भी इतना देर से खत्म हुआ कि हम दोनों की टाइमिंग कुछ मिनटों से अलग हो गई। सुबह हुई। मैंने देखा कि लिन छिंगशुए फिर देर तक सोती रही। मैंने मन ही मन कहा, लिन छिंगशुए, तुम फिर सो गई? लेकिन उसके मन में आज रात के सपने की बात थी। उसने सपना देखा था कि मैं उसके साथ था और वो सोचकर ही खुश थी। फिर सुबह तेज बारिश होने लगी। वो खुशी से बोली, आज इतनी तेज बारिश हो रही है, कितना अच्छा। आज मेरे पास छोटे झोझो के साथ कार में स्कूल जाने का कारण है। उसे सच में लगता था कि आसमान भी उसकी मदद कर रहा है। मैंने मन ही मन सोचा कि इंसान बारिश का भी ऐसा इस्तेमाल कर सकता है। सुबह मैंने कहा, गुड मॉर्निंग छोटे रूममेट। उसने जवाब दिया, हाँ, गुड मॉर्निंग। फिर उसने देखा कि मैंने फिर उसके लिए सैंडविच बनाया है। वो सोचने लगी, इस वीकेंड जब मैं घर जाऊंगी तो छोटे झोझो के लिए छोटा केक बनाऊंगी। मुझे हैरानी हुई। मैंने सोचा, उसे केक बनाना भी आता है? तब तो मुझे सच में इंतजार रहेगा। मैंने कहा, चलो स्कूल चलते हैं। उसने कहा, ठीक है। मैंने उसे कहा, रास्ते में खा लेना, खाली पेट सुबह की पढ़ाई मत करना। उसने खुशी से कहा, धन्यवाद छोटे झोझो। फिर से नाश्ता। उसे लग रहा था कि हम किसी शादीशुदा जोड़े की तरह रोज साथ रहते और नाश्ता करते हैं। फिर उसने खुद को सुधारा, नहीं नहीं, सिर्फ रूममेट हैं। तभी ड्राइवर आया। उसने कहा, मैडम, मैं आपको स्कूल छोड़ देता हूँ। लिन छिंगशुए ने तुरंत कहा, मैं सूझो के साथ एक छतरी शेयर करूंगी। फिर उसने ड्राइवर से कहा, वांग अंकल, थोड़ी देर बाद सूझो को भी कार में बैठा लेना और हम दोनों को स्कूल छोड़ देना। ड्राइवर ने कहा, ठीक है मैडम। उसके लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी। उसे लगा, आज मैं सच में छोटे झोझो के साथ कार में स्कूल जा रही हूँ। ड्राइवर का बोलने का अंदाज इतना औपचारिक था कि मुझे लगा जैसे वो कोई बोर्ड मीटिंग चला रहा हो। मैंने कहा कि अगर देर भी हुई तो कोई बात नहीं, स्कूल पहुंचकर संभाल लेंगे। बारिश के बीच मैंने छतरी उसके ऊपर ज्यादा झुका दी। वो मन ही मन खुश हो गई। उसे लगा कि मैं कितना अच्छा हूँ। उसने सोचा, काश रोज बारिश हो, मैं रोज इसके इतने पास चल सकूं। मैंने उसकी मन की बात सुनकर सोचा, अगर रोज बारिश हुई तो पूरा स्कूल ही फफूंदी से भर जाएगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि बारिश न भी हो, मैं उसके साथ चल सकता हूँ। मैंने कहा, कार में बैठो, जल्दी। वह तुरंत बोली, जल्दी आओ छोटे झोझो, मेरे पास बैठो। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। उसका मन खुशी से भर गया। उसे लगा कि अब वो रोज मेरे साथ कार में स्कूल आ सकती है। फिर उसके मन में सवाल आया कि क्या मैं उसे पसंद करता हूँ। उसने अमीर लोगों के बारे में सोचा और फिर खुद ही कहा, मुझे अमीर लोग पसंद हैं। फिर ट्रैफिक जाम लग गया। वो मन ही मन खुश हो गई। उसे लगा, काश ये जाम कभी खत्म न हो, मैं हमेशा सूझो के साथ बैठी रहूं। फिर उसे वीकेंड याद आया। वो सोचने लगी कि पता नहीं मेरा वीकेंड खाली है या नहीं। वो मुझे बाहर घूमने के लिए बुलाना चाहती थी। फिर उसे एक और सवाल परेशान करने लगा, मैंने उसे कब से पसंद करना शुरू किया और आखिर उसे ही क्यों पसंद करता हूँ? तभी चू शेंग ने हमें कार से उतरते देखा। उसने चौंक कर कहा, झो भाई, तुम लिन शियाहुआ के घर की कार से क्यों उतर रहे हो? मैंने उसे तुरंत कहा कि चुप रहो। वो फिर भी मजाक करता रहा। लिन छिंगशुए को डर था कि वो मेरे बारे में गलत सवाल पूछकर मुझे परेशान न कर दे। चू शेंग ने पूछा कि क्या लिन शियाहुआ ने मुझे कार में बैठाया था। लिन छिंगशुए अंदर से जलने लगी कि शायद चू शेंग को देखकर लग रहा है कि वो मुझसे जल रही है। वो खुद से कहने लगी, मैं बिल्कुल ईर्ष्या नहीं कर रही। चू शेंग ने मजाक किया कि लिन शियाहुआ सच में खूबसूरत और दयालु है, तभी तो मुझे कार में बैठाया। लिन छिंगशुए के मन में जवाब था, खूबसूरत तो है, लेकिन दयालु होना जरूरी नहीं। अगर वो पूरी कार भी सूझो को दे दे तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने पूछा, तुम हंस क्यों रही हो? उसने कहा, कुछ नहीं,
मैंने जल्दी करने को कहा क्योंकि देर हो रही थी। फिर मैंने छतरी उठाई और कहा, छोटे रूममेट, ये छतरी मैं रख लेता हूँ। चू शेंग अचानक रुक गया। उसने पूछा, तुमने अभी लिन छिंगशुए को क्या कहा? छोटा अनार? मैंने कहा, हाँ हाँ, वही। वो बोला, नहीं, ये ठीक नहीं है। अभी तक ये नहीं बताया कि तुम उसकी कार में कैसे पहुंचे। मैंने मन ही मन सोचा कि आज तो मुसीबत है। चू शेंग ने मुझसे बचने के लिए खुद ही नाटक किया और बार बार मुझे धर्मपिता कहकर बुलाने लगा। मैंने कहा, दोपहर में बताऊंगा। फिर मैंने उसे याद दिलाया कि कल वाला भौतिकी का सवाल उसने सही से नहीं किया था। क्लास में पहुंचते ही शिक्षक ने चू शेंग का फ़ोन निकालने को कहा। उसने बहाना बनाया, सर, फ़ोन खुद ही चमकने लगा था। क्या आप मेरी बात मानेंगे? शिक्षक ने कहा, मुझे दो। चू शेंग मेरी तरफ देखकर मदद मांगने लगा। झो भाई, बचाओ! मैंने कहा, मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? मैं भगवान नहीं हूं। फिर शिक्षक ने मुझे कहा, सुझो, मेरे साथ ऑफिस चलो। मैं उनके साथ चला गया। ऑफिस में शिक्षक ने बताया कि इस वीकेंड उन्हें एक काम है। उन्होंने कहा कि उनके छोटे भतीजे लिन जुनहाओ के माता पिता वीकेंड पर बाहर जा रहे हैं और बच्चे को मेरे साथ 2 दिन बिताना है। दिन में उसे बाहर घुमाना होगा और रात में उसकी पढ़ाई करवानी होगी क्योंकि उसके अंक काफ़ी गिर गए हैं। उन्होंने पूछा कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ। मैंने पूछा, कितने पैसे मिलेंगे? उन्होंने कहा, 2 दिन के लिए 1,000। मैंने तुरंत कहा, ठीक है। उन्होंने मुझे समझाया कि वो जानते हैं कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति आसान नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ पैसे कमाने में इतना व्यस्त न हो जाऊं कि अपनी खुद की पढ़ाई भूल जाऊं। मैंने कहा, धन्यवाद सर। उन्होंने कहा कि वीकेंड पर लिन जुनहाओ खुद मुझसे संपर्क करेगा। मैंने कहा, ठीक है। फिर मैं बाहर निकल आया। मेरे मन में आया कि लिन छिंगशुए भी शायद मुझे वीकेंड पर बाहर बुलाना चाहती है, लेकिन अब मुझे उसे मना करना पड़ेगा। मैंने तय किया कि अगली बार मैं खुद उसे बुलाऊंगा। उधर लिन छिंगशुए मुझे कुछ कहना चाहती थी। उसने कहा, सुझो, आज रात मैं घर जा रही हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ कार में नहीं आ पाऊंगी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी ज़्यादा दूर नहीं है, मैं पैदल चला जाऊंगा। लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा था। वो सोच रही थी, मुझे नहीं पता सूझो इस वीकेंड खाली है या नहीं। मैं उसे बाहर बुलाना चाहती हूँ, लेकिन कैसे कहूँ? फिर उसने खुद को हिम्मत दी, अगर मैं उसे बुलाऊंगी तो वो मुझे मना तो नहीं करेगा ना। मैंने उसे कहा, घर जाकर अच्छी तरह आराम करना। अगर गलत सवाल में कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। वो अचानक पूछ बैठी, सूझो, कल तुम्हारे पास समय है? मैंने कहा, इन 2 दिनों में मेरा काम है। उसका दिल टूट गया। वह सोचने लगी, मैं सच में मना कर दी गई। फिर उसने मन ही मन सवाल किया, छोटे झो झों, तुम वीकेंड में किसके साथ हो? कहीं किसी दूसरी लड़की के साथ तो नहीं? मैंने कहा, कौन सी दूसरी लड़की? वह और भी शर्मिंदा हुई। मैंने उसे कहा, छोटे रूममेट, अपने दिमाग में कहानी मत बनाओ। फिर उसने पूछा कि अगर उसे कोई सवाल समझ ना आए तो वो मुझे कैसे पूछेगी। मैंने कहा, वी चैट पर मैसेज कर देना। वह बोली, लेकिन मेरे पास तुम्हारा वी चैट ही नहीं है। मुझे भी याद आया कि शायद मैंने उसका नंबर सेव नहीं किया था। मैंने कहा, तो मुझे जोड़ लो। लेकिन मेरे पास उस समय फ़ोन नहीं था, इसलिए मैंने कहा, मैं नंबर बता देता हूँ, घर जाकर मुझे जोड़ लेना। वह फिर भी सोचती रही कि कहीं मैं वीकेंड पर किसी और लड़की से मिलने तो नहीं जा रहा। मैंने बस कहा, अगले हफ्ते। उसका मन हुआ कि वह रो पड़े। तभी चू शैंग ने मुझे आवाज़ दी। उसने कहा, झोऊ भाई। मैंने उसकी तरफ देखा। उसने बताया कि लिन जुनहाओ की बात तय हो गई है। उसकी बुआ ने उसे बताया था कि कल उसे मनोरंजन पार्क ले जाना है और रात में पढ़ाई करवानी है। मैंने पूछा कि वो कहाँ रहेगा। उसने कहा कि अभी तय नहीं है। फिर लिन जुनहाओ ने अचानक कहा, झोऊ भाई, तुमसे एक बात करनी है। मैंने पूछा, अब क्या चाल चल रहे हो? उसने कहा कि कल सुबह मैं एक ई स्पोर्ट्स होटल में कमरा ले लूं और उसका इंतज़ार करूं। जैसे ही उसका फ़ोन वापस मिलेगा, वह मुझे वी चैट पर जोड़ देगा और मैं उसे कमरे की लोकेशन भेज दूं। मैंने चौंक कर पूछा, क्या? उसने कहा, ई स्पोर्ट्स होटल में दोनों मिलकर वैलोरेंट खेलेंगे, बस थोड़ी देर। मैंने कहा कि ये क्या बकवास है। उसने तुरंत कहा कि पहले होमवर्क पूरा करेगा और फिर खेलने देगा। मैंने उसे कहा कि 200 रुपये और देने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा कि वो पैसे मैं अपने लिए रखूं और स्नैक्स खरीद लूं। मैंने पूछा, तो फिर समझौता हो गया? उसने कहा, पहले होमवर्क लिखूंगा, फिर तुम चेक करना, और कंप्यूटर को तब तक हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मैंने कहा, डील। वो खुशी से बोला, झो भाई जिंदाबाद। उसने बताया कि उसका मोबाइल नंबर ही उसका वी चैट नंबर है और सुबह मुझे जोड़ लेना। मैंने कहा, ठीक है। लेकिन होटल का नाम सुनकर मेरे मन में एक अजीब ख्याल आया। ई स्पोर्ट्स होटल, नाम ही ऐसा है कि सुनकर लगता है ज़रूर कोई मुसीबत होने वाली है। फिर मैंने खुद को समझाया कि ट्यूशन के 1,000 रुपये मिल रहे हैं, बच्चा होमवर्क करेगा और कभी कभी थोड़ा आराम भी ज़रूरी है। पैसा कमाने से मना करना बेवकूफ़ी होती। मैंने महसूस किया कि मेरा घर भी अब पहले जैसा सिर्फ मेरा नहीं रह गया था। उधर लिन छिंगशुए घर, वो सोच रही थी कि इस समय तक मैं घर पहुंच चुका होऊंगा। उसे डर था कि कहीं मैंने उसका नंबर भूल तो नहीं गया, या शायद इसलिए नाराज़ हूं क्योंकि उसने पूछा था कि वीकेंड पर मेरा प्लान क्या है। फिर अगले दिन ई स्पोर्ट्स होटल पहुंचने की तैयारी शुरू हुई।
मैंने एक सामान्य कमरा लिया जिसमें 2 बेड थे। मैंने सोचा कि एक बेड पर किताबें रखूंगा और दूसरे पर मैं सो सकता हूँ। पढ़ाई के लिए ये जगह ठीक है। मैंने खुद से कहा कि अगर लिन जुनहाओ ने होमवर्क नहीं किया तो मैं उसे पूरी सुबह यहीं बैठाकर नकल करवाऊंगा। कुछ देर बाद मैंने फ़ोन देखा। लिन जुनहाओ का मैसेज अभी तक नहीं आया था। फिर एक अजीब सा प्रोफाइल फ़ोटो दिखा, सिर्फ एक डॉट। मैंने सोचा ये बिल्कुल उसी शरारती बच्चे की प्रोफाइल जैसी है। मैंने होटल का कमरा नंबर भेजा और लिखा, जल्दी आओ, आज तुम्हें मेरी गेमिंग स्किल दिखाता हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये मैसेज गलत व्यक्ति को चला जाएगा। उधर लिन छिंगशुए ने मेरा मैसेज देखा। उसने कमरे का नंबर और टेक्निक डबल रो जैसी बात पढ़ी और उसके मन में बिजली गिर गई। वो सोचने लगी, क्या छोटे झोझो मुझे डेट पर बुला रहे हैं? फिर उसने खुद को रोक लिया। नहीं, 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 अभी तो हमने हाथ तक नहीं पकड़ा। आधिकारिक डेट भी नहीं हुई। अगर मैं स्कर्ट पहनकर वहां चली गई तो क्या वो बहुत स्पष्ट नहीं हो जाएगा? फिर उसे याद आया कि मैंने कहा था कि वीकेंड में मेरा काम है। उसे लगा कि शायद वही मैसेज उसके लिए है। लेकिन अगले ही पल उसे पता चला कि मैंने मैसेज गलत व्यक्ति को भेजा है। मैंने घबरा कर लिखा, सॉरी, छोटे रूममेट, मैंने गलत व्यक्ति को भेज दिया। ये तुम्हारे लिए नहीं था, किसी और के लिए था। लेकिन यही बात सबसे ज्यादा गलत लगी। लिन छिंगशुए ने पूछा, किसके लिए था? उसने तुरंत सवाल किया, छोटे झो झों, तुम किसे बुला रहे हो? फिर उसने याद दिलाया कि जब उसने मुझे कल बुलाया था तो मैंने कहा था कि मैं व्यस्त हूँ। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि मैं किसी दूसरी लड़की से मिलने जा रहा हूँ। मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन जितना समझाता गया उतना ही मुझे लगा कि मैं दोषी नजर आ रहा हूँ। वो बोली, तुम जितना समझा रहे हो उतने ही ज्यादा झूठे लग रहे हो। फिर उसने फैसला किया कि वो खुद जाकर देखेगी कि मैं आखिर किसे बुला रहा हूँ। मैं घबरा गया। मैंने सोचा, कहीं वो सच में यहाँ ना आ जाए। मैंने खुद को समझाया कि जरूर लिन जुनहाओ ही आएगा। लेकिन दरवाजा खुला। लिन छिंगशुए सामने खड़ी थी। मैंने हकलाते हुए पूछा, तुम तुम यहाँ कैसे? उसने कहा, मैं यहाँ क्यों आई हूँ ये तुम्हें अपने दिल से पता होना चाहिए, छोटे झोझ हों। फिर उसने कहा कि वो देखना चाहती है कि मैं आखिर किससे अपनी टेक्निक दिखाना चाहता था। मैंने कहा, छोटे रूममेट, पहले मेरी बात सुनो। लेकिन वो मुझे हटाकर कमरे के अंदर देखना चाहती थी। मैंने पूछा, तुम क्या सोच रही हो? उसने जवाब दिया, तुम जानते हो मैं क्या सोच रही हूँ। तुम किसी दूसरी लड़की को बुला रहे थे। मैं कुछ कह पाता उससे पहले उसे याद आया कि चू शेंग का फ़ोन जब्त हुआ था और ये सब उसी दिन से जुड़ा था। असल में उसी दिन दोपहर शिक्षक ने मुझे ऑफिस बुलाया था और वहाँ लिन जुनहाओ की बात बताई थी। लिन जुनहाओ पहले मेरा ट्यूशन स्टूडेंट रह चुका था। उसके माता पिता वीकेंड पर बाहर जा रहे थे और शिक्षक ने कहा था कि मैं उसे थोड़ा बाहर घुमाऊं। मैंने ई स्पोर्ट्स होटल इसलिए चुना था क्योंकि ये इंटरनेट कैफे से शांत था और कमरे में बैठकर उसका होमवर्क भी देखा जा सकता था। लेकिन लिन छिंगशुए को यह सब सिर्फ बहाना लग रहा था। उसने कहा, छोटे झोझों, तुमने तो पूरा बहाना तैयार कर रखा है। मैंने समझाया कि मैंने पहले लिन जुनहाओ का वीचैट नहीं जोड़ा था। सुबह उसने मुझे जोड़ने की बात कही थी और मुझे लगा कि वही लिन जुनहाओ है, इसलिए मैंने उसे कमरे का पता भेज दिया। अब मैंने उससे कहा, अब तो विश्वास हुआ? फिर मैंने कहा कि अंदर आ जाओ। थोड़ी देर में लिन जुनहाओ भी आ जाएगा और तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मैंने झूठ नहीं बोला। कुछ देर बाद दरवाज़ा फिर खुला। लिन जुनहाओ आखिरकार पहुंच गया। वो खुशी से बोला, मैं आ गया। मैंने कहा, आखिरकार आ ही गए। वो मजाक करते हुए बोला कि मैं खुद दरवाजे पर उसका स्वागत करने आया हूँ। मैंने कहा कि 20 मिनट में पहुंच गया, स्पीड ठीक है। वो पूछने लगा कि क्या इसका मतलब है कि आज सुबह उसे होमवर्क नहीं करना पड़ेगा। फिर वो अंदर आया और अचानक लिन छिंगशुए को देखा। उसने पूछा, झो भाई, यहाँ इतनी सुंदर लड़की कौन है? क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? लिन छिंगशुए का चेहरा खिल उठा। उसने सोचा। उसने कहा कि मैं छोटे झो झो की गर्लफ्रेंड हूँ। नहीं, लिन छिंगशुए, संभल जाओ, हंसना मत। मैंने तुरंत कहा, बकवास मत करो, ये मेरी क्लास की सहपाठी है। फिर मैंने बताया कि मैंने उसे खास तौर पर इसलिए बुलाया है ताकि वो तुम्हारी पढ़ाई में मदद करे। लिन जुनहाओ ने कहा, अच्छा, समझ गया। फिर उसने मजाक में कहा, झो भाई, एक तुम काफी नहीं थे क्या? यहाँ एक और क्यों? मैंने कहा कि 2 लोग मिलकर पढ़ाएंगे तो पढ़ाई ज्यादा अच्छी होगी। लेकिन लिन छिंगशुए अंदर से बहुत खुश थी। उसे लगा कि मैं उसे खुद यहाँ से जाने के लिए नहीं कह रहा। वो सोच रही थी, मैं यहाँ आ गई हूँ, अब कैसे चली जाऊँ? मैं तो पूरे समय तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। आखिर मैं तुम्हारी भविष्य की गर्लफ्रेंड हूँ। उसके मन में भविष्य के शब्द जोड़ने पर उसे खुद ही लगा कि उसने बहुत सावधानी से बात कही है। लिन जुनहाओ ने कहा, झो भाई, मैंने तो कहा था कि सुबह मुझे आराम करने देना। फिर वो गेम खेलने बैठ गया। मैंने पूछा, वीकेंड का होमवर्क पूरा हुआ? उसने कहा, बस गेम खेल रहा हूँ, तुम्हें क्या? फिर उसने पूछा कि क्या मैं उसकी बुआ यानी शिक्षक को जानता हूँ। मैंने कहा कि हाँ, लिन शिया हुआ भी मेरी क्लास टीचर हैं। वो घबरा गया। मैंने पूछा कि क्या उन्हें पता है कि वो ई स्पोर्ट्स होटल में हैं? वह बोला, नहीं, तुम क्या करने वाले हो? फिर उसने याद दिलाया कि मैंने उससे सुबह आराम करने का वादा किया था। लिन छिंगशुए भी मेरी तरफ देखने लगी। मैंने आखिर कहा, ठीक है, उसे परेशान मत करो। मैंने उससे वादा किया है कि सुबह वो आराम करेगा, दोपहर में होमवर्क करेगा। लिन जुनहाओ खुश हो गया।
लिन छिंगशुए ने कहा कि छोटे झोझो ने खुद कह दिया है तो वो भी उसे थोड़ा आराम करने देगी। लिन जुनहाओ ने मुझे देखकर कहा, झो भाई, तुम्हारी भाभी तो तुम्हारी बात बहुत मानती है। मैंने तुरंत कहा, बकवास मत करो। मैंने कहा ना, हम सिर्फ एक ही क्लास के सहपाठी हैं। लेकिन फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, हालांकि भाभी सच में बहुत खूबसूरत हैं। तुम दोनों बहुत अच्छे लगते हो। लिन छिंगशुए ने मन ही मन खुशी से कहा, भाभी, ये बच्चा तो बहुत समझदार है। मैंने लिन जुनहाओ को कहा, अपना गेम खेलो। वो फिर मजाक करने लगा कि आज हम सहपाठी हैं, कल कपल होंगे और कुछ साल बाद वो मेरी शादी में खाना खाएगा। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। फिर उसने कहा, झो भाई, जल्दी आओ, डबल खेलते हैं। आज मैं तुम्हें जिताऊंगा। लिन छिंगशुए मेरे पास बैठी सोचने लगी कि अगर मैं गेम खेलने चला गया तो क्या वो सिर्फ बगल में बैठकर मुझे देखती रहेगी। लेकिन मैंने कहा, मैं नहीं खेल रहा, तुम खेलो। लिन जुनहाओ ने कहा, ओह ठीक है, अपना गेम खेलो। लिन छिंगशुए ने आसपास देखा। उसे लगा कि यह जगह काफ़ी मज़ेदार है। उसने कहा, वहाँ काफ़ी भीड़ है। फिर मेरी नज़र भी उधर गई। मैंने कहा, वो नई खुली गेमिंग आर्केड है। लिन छिंगशुए के मन में अचानक ख्याल आया कि शायद मैं उसके साथ वहाँ जाना चाहता हूँ। उसने सोचा, क्यों ना हम उस नए खुले गेमिंग सेंटर में जाएं? और तभी मैंने भी लगभग वही बात कह दी। वो अंदर से खुशी से भर गई। उसे लगा, क्या मैं और छोटे झोझो सच में एक दूसरे के मन की बात समझने लगे हैं? हम वहां गए। लिन छिंगशुए ने कहा, सुझो, मुझे उरासाई चाहिए। मैंने पूछा, उरासाई? ये क्या है? उसे समझ आया कि मुझे पता ही नहीं कि उरासाई कौन है। वह मुझे समझाने लगी कि यह वही पीला खरगोश है। मैंने कहा, ओह, तो उसका नाम उरासाई है? उसने उत्साह से कहा, हाँ, मुझे वही चाहिए। मैंने पूछा, तुमने कभी क्लॉ मशीन नहीं खेली? वह तुरंत अपने घमंड में बोली, मजाक कर रहे हो? बाहर जाकर पूछो। मैं तो आसपास के पूरे गेमिंग सेंटर की क्लॉ मशीन की छोटी बॉस हूँ। मैंने उसे देखकर कहा कि आसमान में गाय उड़ रही हैं। उसे लगा मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ। मैंने कहा, ठीक है, ये उरासाई है ना? देखो, एक ही कोशिश में इसे बाहर निकाल। यहीं पर रोकते हैं आज का ये पार्ट। दोस्तों, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में आगे क्या होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि हमें पता चले कि आप कहानी आगे जानना चाहते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि जितनी जल्दी ये वीडियो लाइक्स तक पहुँचेगा उतनी ही जल्दी हम अगले 2 दिनों के अंदर पार्ट 2 लेकर आ जाएंगे। तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, बस यही 3 चीज़ें हैं जो हमें ये कहानी जल्दी आगे लाने में मदद करेंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं पार्ट 2 में बहुत जल्द।